welcome to the 18th lecture of our capacitor and current electricity discussion. In the last lecture, we completed whatever you need to know regarding cells. In this lecture, we will move forward with something called potentiometer. इस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियोमीटर के बारे में हर बात डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद व्हाट इज पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर क्या है उससे शुरुआत करते हैं. दिस टॉपिक is one of the very important topic of your class 12 experimental physics part, right? तो experimental physics का ये बहुत important part है और ये आपके experimental physics के वाइवा में जो आप class 12 के आखिरी में देंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम, उसके वाइवा में और वहाँ पे जो एग्जाम होता है वाइवा एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम उसमें इसमें पूछा जाएगा. ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वो सारी बातें भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. ओके, so first of all, what is potentiometer? Potentiometer is an electrical instrument. ये क्या है? Electrical instrument है which has two important functions. इसका दो important function है. First is to compare EMF of two cells. अगर दो सेल हो तो उनके EMF को compare करना. What does it means? It means EMF का रेशियो निकालना. कंपेयर करने का मतलब उनके EMF का रेशियो निकालना. And if you know the EMF of one of the cell, then you can find the EMF of other cell. अगर किसी एक का EMF आपको पता है तो आप दूसरे का EMF निकाल सकते हैं. This is one of the use of potentiometer. पहला use to compare the EMF of two cells. ये पहला use. दूसरा use to find internal resistance of a cell. अगर कोई सेल है उसका internal resistance कितना है ये आपको निकालना है. Then again you can look for this device. इस डिवाइस का यूज कर सकते हैं and with the help of potentiometer you can find the internal resistance of a cell, right? So cell का EMF और internal resistance निकालने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं. So what is potentiometer? Let's write the definition. It is an electrical device. It is an electrical device widely used to find first EMF of a cell or comparing EMFs of two cells. दो सेल का EMF कंपेयर करना and second find internal resistance of a cell. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वो निकालना भी हम लोग यहां से करते हैं. ठीक है, अब ये जो पोटेंशियोमीटर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो हम लोग को पता करना है. व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. एक बात और, ये जो टॉपिक है ये आपके स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां भी इस पे सवाल पूछे जाते हैं. सो किस प्रिंसिपल पे ये पोटेंशियोमीटर काम करता है अगर आपसे कोई ये पूछ दे, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. सो दिस डिवाइस, दिस पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. तब ये समझना पड़ेगा ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट आखिर क्या होता है. प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा समझते हैं. मान लीजिए एक वायर है आपके पास. दिस इज अ कंडक्टिंग वायर और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई. इस कंडक्टिंग वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई. इस वायर का लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. हम इस पॉइंट को P और Q कहते हैं. दिस इज P, दिस इज Q. एक मिनट. तो ये जो वायर है इस वायर का लेंथ L है, कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है. और ये जो वायर है ये नॉर्मल कंडक्टिंग वायर नहीं है. मैंने आपको बताया था कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनको हम लोग किससे बनाते हैं?
एलॉयज से, और वो एलॉयज का क्या नाम है? कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन। तो ये जो वायर है इसको लोग पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं। दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है किसका बना होता है? मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन, जो कि एलॉय है, जो कि क्या है? एलॉय है। और ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे दो कारण मैंने आपको बताए थे। पहला, क्यों करते हैं? बिकॉज पहला रीजन कि their resistivity varies negligibly with temperature. इनका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत थोड़ा सा वैरी करता है। That's why we use constant और मैग्नीन। And point number 2, since they are alloys, क्योंकि ये alloys है इसलिए इनका रेजिस्टिविटी मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। That means this wire will have some resistance. Wire will have some considerable amount of resistance. मतलब इनके पास रेजिस्टेंस होगा, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस नहीं होगा। So what are we discussing? Potentiometer. On what principle it is based on? The principle of potential gradient. और ये principle of potential gradient क्या है? वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। If I will ask you, what is potential drop VPQ? मतलब VP minus VQ, P से Q तक चलना है। इसमें चलिए, ये एक रेजिस्टर है, वोल्टेज कितना लिखेंगे? करंट इनटू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? रो L by A। रेजिस्टेंस रो L by A। ये जो करंट है इस वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो करवाते हैं, तो I कांस्टेंट हो गया, रो कांस्टेंट हो गया, A कांस्टेंट हो गया। सो VPQ by L, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। वो कितना लिखेंगे? I रो by A। इसको फाई से लिखते हैं, और फाई क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। कहीं पर भी वर्ड ग्रेडियंट मिले ना, इसका मतलब लेंथ से डिवीजन। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। सो ये फाई होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कहता है? तो जरा देखिए, अगर मुझे इस वायर में वोल्टेज ड्रॉप लिखना है, VPQ लिखना है, then what I will write? देखिए phi is equals to क्या है? VPQ by L। तो VPQ क्या लिखेंगे? L को उधर भेज दीजिए, so VPQ क्या लिखेंगे? phi L। इसी बात को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कभी भी वायर में आपको पोटेंशियल ड्रॉप लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? एक टर्म फाई इंटू एल, उसका लेंथ। फाई क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। यहां पे एक पॉइंट और याद रखना है, वो है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी, हम लोग वो ऐड सुने होंगे कि कुछ ठंडा या गर्म खाने से दांतों में तेज झंझनाहट हो, उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। तो सेंसिटिविटी का मीनिंग होता है, किसी को भी ज्यादा सेंसिटिव कब कहते हैं? जब थोड़ा सा भी स्लाइट भी कोई चेंज हुआ तो वो उसको अफेक्ट कर सके, वो उसको शो कर सके, इसको सेंसिटिव कहते हैं। सो पोटेंशियोमीटर को बहुत सेंसिटिव कहेंगे जब वो बहुत छोटे से पोटेंशियल ग्रेडियंट को मेजर कर सके। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट जब बहुत छोटा होगा तब इस पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव कहेंगे, ज्यादा सेंसिटिव। सो क्या लिखेंगे? हायर द sensitivity means lower potential gradient। हायर सेंसिटिविटी का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो इफ समवन विल आस्क यू हाउ कैन यू इंप्रूव द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, सो ऑब्वियस सी बात है, इंप्रूव करने का मतलब और सेंसिटिव हो जाए,
हायर द सेंसिटिविटी लोअर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब जितना ज्यादा सेंसिटिव आपको बनाना है पोटेंशियल ग्रेडियंट आप उतना कम लीजिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कब होगा, जब लेंथ बहुत ज्यादा हो। लेंथ बहुत ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत कम होगा। दूसरी बात, पोटेंशियल ग्रेडियंट का देखिए एक और फॉर्मूला है आई रो बाय ए। तो जब करंट भी कम होगा तब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब करंट कम होगा तब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम ही होगा। सो we can write that the sensitivity of a potentiometer can be improved by first increasing the length increase करके, या दूसरा decreasing the current। या तो करंट उस सर्किट में कम करवा दीजिए, अभी मैं दिखाऊंगा कैसे करंट को सर्किट में कम करवा सकते हैं। रियोस्टैट लगाते हैं हम लोग, रियोस्टैट मतलब वेरिएबल रेजिस्टर, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो सर्किट में करंट घट जाएगा, लेकिन नील करंट तो नहीं कर सकते। और लेंथ बढ़ा करके, इन ये दो ऑप्शन से आप पोटेंशियोमीटर के सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। सो दिस वाज इंट्रोडक्शन टू पोटेंशियोमीटर। व्हाट वी डिस्कस्ड, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, on what principle it is based on, and the wire of potentiometer is made up of constantan and manganese, and why it is so, we discussed. Then we discussed what is sensitivity of a potentiometer। potentiometer कब ज्यादा सेंसिटिव होता है, जब उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो। और ऐसा कब ला सकते हैं हम लोग, जब पोटेंशियोमीटर का वायर बहुत लंबा हो या उस सर्किट में करंट बहुत कम हो, राइट। और करंट कम कैसे करते हैं, कोई ये पूछ दे तो उस सर्किट में रियोस्टैट होता है। रियोस्टैट मतलब वेरिएबल रेजिस्टर, इसका आप रेजिस्टेंस बढ़ा करके सर्किट में करंट को कम कर सकते हैं। दिस वी विल सी नाउ, ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा। इसको लिखिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम लोग पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। और ये एक्सपेरिमेंट है टू कंपेयर EMFs of two cells। अगर आपके पास दो सेल्स हैं और इनके EMF को आपको कंपेयर करना है तो उसके लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर सर्किट देखने जा रहे हैं। पोटेंशियोमीटर कोई नया चीज नहीं, बस एक वायर होता है, उसी को पोटेंशियोमीटर वायर कहते हैं, और कुछ नया चीज नहीं है। देखिए मैं सर्किट बना रहा हूं, सिंपल सा एक बैटरी होता है हमारे पास, और इस बैटरी का वोल्टेज हम लोग जब चाहे चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल वोल्टेज, जैसे एरो दिखाने का मतलब वेरिएबल वोल्टेज, उसका वोल्टेज आप जब चाहे चेंज कर सकते हैं। देन यू हैव अ रजिस्टर, ये भी रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको रियोस्टैट कहते हैं, RH लिखते हैं, या वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस भी जब चाहे आप चेंज कर सकते हैं। एंड देन यू हैव अ स्विच, फिर आपके पास क्या है, ये स्विच है। तो यहां से यहां तक तो नॉर्मल अरेंजमेंट है, एक बैटरी, एक स्विच और एक रियोस्टैट, जिसका रेजिस्टेंस हम लोग अपने मन से बढ़ा घटा सकते हैं, सो दैट इस सर्किट में करंट हम लोग अपने मन मुताबिक चेंज कर सके, सो दैट कि करंट कम हो, सेंसिटिविटी ज्यादा। ये भी हम लोग देखें कि सेंसिटिविटी ज्यादा होता है जब सर्किट में करंट कम फ्लो करे। अब यहां तक तो नॉर्मल सर्किट है। पोटेंशियोमीटर वायर एक बस वायर होता है और कुछ नहीं है, बस वो वायर किसका बना होता है, कांस्टेंटन और मैग्नीन का, जो कि एक एलॉय है, जिसका रेजिस्टेंस होता है, और इसमें वोल्टेज क्या लिखेंगे, phi into L। अभी हम लोग सीखे थे ना, यही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का प्रिंसिपल है कि VPQ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिखेंगे, phi into L, ठीक है। तो देखिए यहां से यहां तक पोटेंशियोमीटर वायर है। अब उस वायर को आप ऐसे भी बना सकते हो, कुछ बुक में ऐसे बनाया रहता है, क्योंकि इन जनरल जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं उसका लेंथ 400 सेंटीमीटर होता है, 4 मीटर। तो सीधा मिलाएंगे तो 4 मीटर बहुत लंबा बनेगा, इसलिए हम लोग यूं करके बनाएंगे तो कम में आपका 4 मीटर लेंथ एडजस्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए ये हम लोग का पोटेंशियोमीटर वायर है, इस तरह से। जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं ये क्या है, पोटेंशियोमीटर का वायर। इस पॉइंट का नाम A मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम B मान लीजिए, और ये A से B के बीच ये क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर।
पोटेंशियोमीटर वायर, जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। किसका बना होता है? कांस्टेंटन और मैग्नीन का। क्यों बना होता है? क्योंकि एलॉय है, इसका रेजिस्टेंस होता है, दूसरा इसका रेजिस्टिविटी टाइम के साथ, टाइम नहीं टेम्परेचर के साथ, पिछले में देख लीजिएगा वहां टाइम लिखा टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ नेग्लिजिबली वेरी करता है। इसलिए बोर्ड में मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है टाइम लिखा था मैंने या टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ नेग्लिजिबली वेरी करता है, ठीक है। तो अब ये पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, इसी सर्किट को पोटेंशियोमीटर सर्किट कहते हैं, या इसी डिवाइस को, ये पूरा जो अरेंजमेंट है इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। सर्किट बनाना आसान है, बना लेंगे सब लोग। अब आपको क्या करना है, एक स्विच बोर्ड लेना है, ये एक स्विच बोर्ड है जिसमें दो कनेक्शन है, एक वायर घर गया है, दूसरा वायर घर गया है। इस वायर का एक टर्मिनल गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर के भी दो टर्मिनल होंगे, देखिए ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल यहां से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल यहां से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो टर्मिनल है वो जॉकी से कनेक्टेड है, उसको हम लोग टच कराएंगे, ये पूरा नेकेड वायर है, इसमें टच करा के देखेंगे कि कब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो रहा है, और जहां गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो होगा उस पॉइंट को बैलेंसिंग लेंथ कहेंगे, मतलब उस लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ कहेंगे, और उस पॉइंट को नल पॉइंट कहेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ए है इससे सेल कनेक्ट कर देंगे, जिस सेल का भी आपको ईएमएफ कंपेयर करना है। तो ये जो सेल है देखिए, इसका ईएमएफ में कंपेयर करना है, ये सेल ले लिए, इसका ईएमएफ E1 मान लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं। इसका एक एंड इस बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये गैल्वेनोमीटर लगाए और इस तरह से जॉकी के हेल्प से इसको टच कराए, मान लीजिए यहां पे नल पॉइंट मिला N1, ठीक है। मतलब उस टाइम पे इस गैल्वेनोमीटर में करंट क्या है? जीरो है। अब जरा समझिए, हम लोग लिख रहे हैं लेट, यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, लेट AN1 is equals to L1 is the balancing length is the balancing length for first cell E1, पहले सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ E1 है। अब यहां पे मैं एक दो पॉइंट बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिएगा। यहां पे जो एक दो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, यहां से जो करंट निकला इस बैटरी से, ये जो बैटरी है वेरिएबल बैटरी, इससे करंट निकला, यहां गया, ये करंट इधर नहीं जाएगा, ये सारा का सारा करंट इसी पोटेंशियोमीटर वायर में फ्लो कर जाएगा। ये करंट यहां जाएगा, ये करंट यहां, ये पूरा यहां फ्लो किया, फिर ये वापस इस बैटरी में इन कर गया। आप में से कोई ये पूछ सकता है कि सर ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसमें करंट फ्लो नहीं किया? क्योंकि हम लोग ऐसा पॉइंट ढूंढे हैं जिस पॉइंट पे ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट जीरो है। इस गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, इसका क्या मतलब कि इस वायर में कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है। अगर इधर करंट जाता तो वो तो इसमें पास कर जाता ना, अगर पास कर जाता तब तो ये नल पॉइंट होता ही नहीं, लेकिन ये नल पॉइंट है, इसका मतलब इसमें करंट पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस बैटरी में कोई करंट नहीं जा रहा है। मतलब ये जो बैटरी है, सोर्स बैटरी इसको बोलते हैं, सोर्स बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो सारा का सारा करंट इसी पोटेंशियोमीटर सर्किट में फ्लो कर रहा है, जिसका मेजरमेंट करना है, उस बैटरी में कोई भी करंट नहीं जाता है। पॉइंट नंबर 2, कि इस बैटरी से भी कोई करंट नहीं निकलेगा, इस बैटरी से भी कोई करंट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस बैटरी से अगर कोई भी करंट निकले तो वापस तो पहुंचना पड़ेगा, किसी बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट वापस पहुंचना चाहिए। इस बैटरी से अगर करंट निकल गया तो वापस पहुंचने का रास्ता तो यही है, यहीं से पहुंचेगा, लेकिन इस वायर में करंट कितना है? जीरो। तो क्योंकि पहुंच नहीं रहा है, जीरो करंट पहुंच रहा है, इसलिए निकल भी कितना रहा है? जीरो करंट। इसलिए इस बैटरी से कोई करंट भी नहीं निकलता है। तो हम लोग ये स्टेटमेंट लिखते हैं, दिस स्टेटमेंट इज देयर इन योर एनसीईआरटी। मैं इसको नोट करके यहां लिख रहा हूं। पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ, ड्रॉ मतलब निकालना, डज नॉट ड्रॉ मतलब नहीं निकालता है, डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, कोई भी करंट नहीं निकालता है। कहां से? फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स
वोल्टेज सोर्स मतलब एक्सटर्नल बैटरी, external battery from the voltage source being measured मतलब पोटेंशियोमीटर जो है, जो वोल्टेज सोर्स इसको हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, उससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है, डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स बीइंग मेजर्ड। जो वोल्टेज सोर्स जिसका मेजरमेंट कर रहे हैं उससे पोटेंशियोमीटर वायर कोई भी करंट नहीं ले रहा है। मतलब आपका ये जो सेल है ये डिस्चार्ज नहीं होगा, करंट निकलेगा तब तो डिस्चार्ज होगा, या करंट जाएगा तभी तो वो चार्ज होगा, तो ना ही ये डिस्चार्ज होगा ना ही ये चार्ज होगा। इसका एक फायदा है, इस बात का एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। क्या फायदा है मैं भी दिखाऊंगा। अगर मैं कहूं कि अब आप क्या कीजिए, ए से चलिए और घूम फिर के इस तरह से देखिए, ब्लू वायर में आए, फिर ये ग्रीन वायर में चलेंगे और वापस ए पे पहुंच जाइए, तो क्लोज लूप हो जाएगा। केवीएल लिखिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल अगर लिखेंगे, देखिए ड्रॉप लिखने सिखा रहे हैं। चलिए यहां इस सेल में कितना ड्रॉप लिखेंगे, E1, कितना ड्रॉप लिखेंगे, E1, पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचे। इस रजिस्टर में कितना ड्रॉप लिखेंगे, 0, कोई ड्रॉप नहीं, क्योंकि करंट नहीं है। रजिस्टर में ड्रॉप क्या होता है, IR, I तो 0 है, तो I इंटू R 0 हो जाएगा, इसमें कोई भी ड्रॉप नहीं। यहां पहुंचे, इसमें कोई ड्रॉप नहीं है, तो वायर है। यहां पहुंच गए, यहां तक कोई ड्रॉप नहीं, ये सब नॉर्मल वायर है, लेकिन ये जो वायर है उसमें ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा, कोई भी वायर में कितना ड्रॉप होता है, phi इंटू L, अभी निकाले थे, इसी प्रिंसिपल पे तो काम करता है। और करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, करंट के अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, माइनस, और ये लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ EN1, उसको क्या लिखे, L1, सो माइनस phi L1, जहां से चले घूम फिर के वहीं पहुंच गए, इज इक्वल्स टू 0, इसी को केवीएल कहते हैं। सो E1 कितना हो जाएगा, phi L1, ये पहला इक्वेशन। सिमिलरली आप यहां दूसरा सेल लगा दीजिए, इस सेल को खोल लीजिए, मैं डॉटेड से दिखा रहा हूं, दूसरा सेल लगा लिए यहां, इसको E2 कहेंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को R2 कहेंगे, उस केस में बैलेंसिंग लेंथ यहां कहीं N2 पे मिलेगा, L2 होगा। सो सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, E2 इज इक्वल्स टू phi L2, सेम चीज है, सेम प्रोसेस वापस से रिपीट करेंगे। पहले सेल के लिए E1 इज इक्वल्स टू phi L1, E1 की जगह V2 हो गया, लेंथ L2 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन डिवाइड कर दीजिए, तो E1 by E2 क्या हो गया, L1 by L2, तो आपका ये रेशियो निकल गया, E1 by E2 करने से L1 by L2 रेशियो निकल गया, तो आपका EMF कंपेयर हो गया। अब मान लीजिए पहले सेल का EMF आपको पता है, नोन है, तो उसका EMF यहां रख दिए, दूसरे सेल का EMF आप निकाल सकते हैं। सो व्हाट यू कैन एक्चुअली फाइंड इज EMF ऑफ द सेल। किसी भी सेल का आप EMF निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकाल सकते हैं। ये इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। करंट अगर इसमें फ्लो कर जाता, तब जब ड्रॉप लिखते तो रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो जाता ना भाई। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा होता तब ड्रॉप क्या लिखते, E1 प्लस या माइनस, अगर इधर से करंट आ रहा है तो माइनस IR1, मतलब इसमें लिखना पड़ता ड्रॉप, लेकिन क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग EMF मेजर कर सकते हैं। इस पॉइंट का यही यूज है कि पोटेंशियोमीटर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है वोल्टेज सोर्स से, एंड दिस इज व्हाई it can measure EMF। और यही कारण है कि हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से EMF मेजर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे वोल्ट मीटर की बात करूं तो वोल्ट मीटर कुछ ऐसा होता है, देखिए अगर मैं एक सेल लूं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ R, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, A से B तक पूरा सेल है, A से B तक पूरा सेल है। तो अगर आपको A से B तक
सेल के बीच कितना वोल्टेज है वो निकालना है तो आप वोल्ट मीटर लगा दीजिए। वोल्ट मीटर अपने क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्टेड है? इस दो पॉइंट के बीच। ये पॉइंट तो ए ही है ना, ये पॉइंट बी ही है ना, तो इस वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या कहेंगे? रीडिंग का मतलब VAB। रीडिंग कितना होगा? VAB। ठीक है, इस वोल्ट मीटर का ये रीडिंग होगा। अब आप देखिए, ये वायर नहीं है, ध्यान रखना। अब देखिए यहां से करंट निकलेगा, क्योंकि ये जो सर्किट है ये कंप्लीट है, इसमें कुछ ना कुछ करंट जाएगा। तो अगर आप VAB लिखोगे, मतलब A से B तक चलिए, कितना लिखेंगे? E माइनस IR, करंट का पॉइंट चले। तो रीडिंग क्या होगा? VAB, मतलब ये। तो ये VAB को तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं ना। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि EMF। और पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है? EMF। हम लोग को EMF ही चाहिए था, इसलिए किसका इस्तेमाल किए? पोटेंशियोमीटर का। और क्यों पोटेंशियोमीटर EMF ले पा रहा है, मेजर कर पा रहा है? क्योंकि वो इससे कोई करंट नहीं निकालता है। वोल्ट मीटर निकाल रहा है, देखिए जो वोल्ट मीटर लगाए तो इस सेल से करंट निकलने लगा, ये सेल डिस्चार्ज होने लगेगा। इसीलिए ये जो वोल्ट मीटर है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, EMF का मेजरमेंट नहीं करता है। EMF के मेजरमेंट के लिए आपको पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ गए? तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, the EMF of first cell is itna and the balancing length corresponding to it is itna. For the second cell, if the balancing length is itna, find the EMF. Putting the formula, getting the answer, है ना? इसको लिखिए, फिर हम लोग सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्लीज नोट इट डाउन। तो अब हम लोग दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं पोटेंशियोमीटर का। देखिए मैंने सिर्फ जो सेल था उसको मिटा दिया, बाकी सब कुछ सेम है। सेम बैटरी, सेम रियोस्टेट, सेम स्विच, सेम ये पोटेंशियोमीटर वायर, सेम गैल्वेनोमीटर, सेम जॉकी, सेम ये स्विच बोर्ड। अब करना क्या है, जिस भी सेल का आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसको कनेक्ट कर दीजिए। यहां ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये सेल, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसको इसमें कनेक्ट कर दिए और इसको टच कराए, बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन किए। पहला स्टेप बिल्कुल पहले जैसा है। फिर से मैं लिख देता हूं, let AN1 is balancing length AN1 is equals to L1 is the balancing length in open circuit। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट। ठीक है, क्यों बोलते हैं ओपन सर्किट और मैं समझाऊंगा। तो अगर ये लेंथ L1 है तो फिर से आप लिखिए, इसमें तो कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि कोई भी करंट फ्लो करेगा तो इसमें फ्लो कर जाएगा ना, लेकिन इसमें तो जीरो है। लिखिए ड्रॉप, क्या लिखेंगे? E। इसमें तो कोई ड्रॉप नहीं क्योंकि करंट नहीं है। यहां पहुंच गए, ये वायर का कोई ड्रॉप नहीं, करंट के अपोजिट चले तो माइनस फाई L1 इज इक्वल्स टू 0। सो E इज इक्वल्स टू हो गया फाई L1। ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? लेट AN1 इज इक्वल्स टू L1, बैलेंस लेंथ ओपन सर्किट में। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां पे नया एक काम करते हैं। हम लोग इस सेल को संट कर देते हैं। संट करने का मतलब इस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा देते हैं। एक्चुअली रेजिस्टर लगाने के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स। इस तरह से बॉक्स टाइप का होता है, उसमें बहुत सारा प्लग होता है, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, इस तरह का। और आप जो प्लग खींचेंगे उतना उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। मान लीजिए आपको 1 ओम रेजिस्टेंस बनाना है तो 1 ओम का प्लग खींच लीजिए, 2 ओम बनाना है तो 2 ओम का खींच लीजिए, 3 ओम बनाना है तो 1 और 2 दोनों खींच लीजिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सेल को के पैरेलल में एक रेजिस्टर लगाते हैं। सेल के पैरेलल में, सेल मतलब ये इंटर रेजिस्टेंस उसी का पार्ट है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा दिए R, मतलब ये स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक है, पहले केस में ये स्विच ओपन था, मतलब ये रेजिस्टर लगा रहे ना लगा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्विच तो ओपन था ना। लेकिन अब क्या किया, इस स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक है, इसलिए अब जो सर्किट होगा उसको क्लोज्ड सर्किट कहेंगे, क्योंकि ये स्विच के क्या हो गया, क्लोज हो गया। या इसी को कहेंगे कि ये जो सेल है इसको संट कर दिए एक रेजिस्टर R से, कैपिटल R से। सो नाउ the cell is shunted by
रेजिस्टेंस R, शंटेड का मतलब पैरेलल में लगाना, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट। अब सर्किट क्लोज हो गया क्योंकि ये K को क्लोज करती है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि देखिए पहले इस सेल से करंट नहीं निकल पा रहा था क्योंकि आने का एक ही रास्ता था जिसमें कि करंट जीरो है, लेकिन अब क्या है, इस सेल से करंट निकल सकता है और इस रास्ते से तो अभी भी नहीं आया क्योंकि गैल्वेनोमीटर है, उसमें जीरो डिफ्लेक्शन शो करना है, लेकिन इस करंट को एक और रास्ता मिल जाएगा। देखिए ये रास्ता, तो इसमें खुद में करंट घूमते रहेगा इस तरह से, ठीक है। अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस में भी ड्रॉप होगा और इसलिए अब बैलेंसिंग लेंथ कहीं चेंज होकर यहां आ जाएगा, ठीक है। सो लेट AN2 is equals to L2 is the balancing length in this case। तो फिर से ड्रॉप लिखिए, यहां से चलिए, इसमें क्या ड्रॉप लिखेंगे, E माइनस आई आर, इसमें ड्रॉप लिखना पड़ेगा क्योंकि करंट क्या पॉइंट चल रहा है, यहां पहुंच गए, लेंथ कितना, फाई N2 माइनस फाई N2, करंट क्या पॉइंट चलता है ना, इज इक्वल्स टू 0। इसको उधर भेज दीजिए, तो यहां से हो गया E माइनस आई आर इज इक्वल्स टू फाई N2। ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। सो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दे, सॉरी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दीजिए, 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो E अपॉन E माइनस आई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, L1 बाय L2। और देखिए ये जो I है इस सर्किट से, ये जो सर्किट दिख रहा है इसमें KVL लिख दीजिए, ये KVL में यहां लिख रहा हूं, इस सर्किट में KVL में यहां लिख के दिखा रहा हूं, इस सर्किट में KVL में यहां लिख के दिखा, देखिए यहां से चलिए कितना लिखेंगे ड्रॉप, I कैपिटल R, इसमें प्लस I स्मॉल r माइनस E इज इक्वल्स टू 0। सो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये स्मॉल I का वैल्यू यहां रख दीजिए। सो E अपॉन E माइनस स्मॉल I का वैल्यू कितना है, E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू ये स्मॉल r इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। ये E अपॉन ये यहां चला जाएगा, तो ER प्लस E स्मॉल r माइनस ER बाय R प्लस R, एलसीएम ले लिए, इज इक्वल्स टू L1 बाय L2, ठीक है। ये जो ER है, ये ER है, कट जाएगा, ये वाला कैपिटल R प्लस स्मॉल r ऊपर चला जाएगा, तो E इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाय E कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। ये जो E है, E से कट गया, कैपिटल R से डिवाइड कर दीजिए दोनों में, तो 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। 1 को इधर भेज दीजिए, तो स्मॉल r का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल R इंटू L1 माइनस L2 बाय L2 माइनस 1, ये स्मॉल r का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, डायरेक्ट सवाल इस पे पूछा जाएगा, मैंने डिराइव करके भी दिखा दिया आपको, डेरिवेशन भी ध्यान में रखना है, अगर बोर्ड में आ गया तो इन जनरल आ जाता है 5 नंबर का, और वो फॉर्मूला रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट याद रखना है। अब सवाल डायरेक्ट पूछेगा, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल, फॉर्मूला बेस्ड सवाल। क्या पूछेगा, in an experiment to calculate internal resistance of a cell, the balancing length in open circuit is 80 cm। L1 दे दिया, L1 हमेशा L2 से ज्यादा होगा, हालांकि मैंने डायग्राम इसको नीचे दिखा दिया, ये थोड़ा ऊपर होगा, आप चाहो तो इसको यहां नहीं यहां बना दो, क्योंकि L2 छोटा होता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि इसमें ड्रॉप घट गया था ना, माइनस आई आर लिखे थे ना, E माइनस आई आर, तो ये घट गया था इसलिए। वैसे भी यहां भी देख सकते हैं, ये 1 है, माइनस हो रहा है 1, तो ये टर्म 1 से बड़ा ही होना चाहिए, मतलब L1 L2 से ज्यादा होना चाहिए। कहना है, in an experiment to calculate internal resistance of a cell using potentiometer, the balancing length in open circuit is 80 cm। आप चाहो तो ये क्वेश्चन लिख भी सकते हो, full stop। When the cell is shunted by a resistor of 10 ohm, then the balancing length obtained is 60 cm। Calculate the internal resistance of the cell। So L1 दिया हुआ है ओपन सर्किट का बैलेंसिंग लेंथ, L2 दिया हुआ है, और कैपिटल R मतलब जिस रजिस्टर से सेल को सेंड किए थे, तो वहां से हम लोग का स्मॉल r कैलकुलेट हो जाएगा। So these two are the experiments on potentiometer circuit।
ये पोटेंशियोमीटर के बारे में बात होगी। अब पोटेंशियोमीटर कहें तो कुछ और नहीं बल्कि ये वायर समझना है। इन सब पे बेस्ड कुछ सवालों के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, राइट? सो दिस इज इट फॉर द डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।